कहानी शुरू होते ही हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को एक फार्म हाउस पर देखते हैं, क्योंकि वहाँ एक बेहद खौफनाक वारदात हुई थी। इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस फार्म हाउस की तलाशी लेना शुरू करती है, उन्हें एक के बाद एक कई डेड बॉडीज मिलती हैं। सबसे पहले उन्हें उस घर के मालिक की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार करके बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस घर के अंदर पहुंचती है तो वहां उन्हें एक औरत दिखाई देती है, जिसे कुर्सी से बांधकर मौत के घाट उतार दिया गया था। और अब पुलिस पूरे घर को अच्छी तरह खंगालना शुरू करती है। लेकिन तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के मौजूद होने की आवाज सुनाई देती है। पुलिस तुरंत उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंचती है और उन्हें वहां एहसास होता है कि आवाज कमरे में रखी एक अलमारी के अंदर से आ रही है। और जब पुलिस उस अलमारी को खोलती है तो उसके अंदर उन्हें एक छोटी बच्ची डरी सहमी हुई बैठी दिखाई देती है। उसे देखकर साफ लग रहा था कि इस बच्ची ने इस अलमारी के अंदर छिपकर उस पूरी खौफनाक वारदात को अपनी आंखों से देखा था। और इसके बाद पुलिस उसे सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। और अब सीन शिफ्ट होता है। हम एल्बर्ट रोशेन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो घबराई हुई हालत में अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। दरअसल कुछ गैंग मेंबर्स उसके पीछे पड़े होते हैं और किसी भी कीमत पर उसे मारना चाहते हैं। एल्बर्ट उन्हीं से अपनी जान बचाने के लिए लगातार उनसे दूर भाग रहा होता है। भागते भागते एल्बर्ट एक पुलिस स्टेशन के पास पहुंचता है, ताकि वह पुलिस से मदद लेकर अपनी जान बचा सके। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर एक गैंग मेंबर पर पड़ती है, जो पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ा होता है। उसे देखते ही एल्बर्ट और ज्यादा डर जाता है और वो समझ जाता है कि अब वह पुलिस से भी मदद नहीं मांग सकता, और इसीलिए वो घबराकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद भागते भागते एल्बर्ट एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचता है, जहां वो एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करता है। कॉल पर उसकी बात पुलिस ऑफिसर मेग्रिट से होती है। एल्बर्ट उन्हें बताता है कि कुछ गैंग मेंबर्स 2:20 से उसका पीछा कर रहे हैं और उसकी जान के पीछे पड़े हैं। एल्बर्ट यह भी बताता है कि शायद मेग्रिट उसे नहीं जानते होंगे, लेकिन एल्बर्ट की पत्नी नीना कुछ साल पहले उनसे मिली थी। और एल्बर्ट किसी तरह मेग्रिट को पूरी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वह ठीक से अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाता। और तभी एल्बर्ट को ऐसा महसूस होता है कि शायद उसका पीछा करने वाले लोग उस रेस्टोरेंट तक भी पहुंच चुके हैं। और इससे पहले कि मेग्रिट उससे और कुछ पूछ पाते, एल्बर्ट अचानक फोन काट देता है। कुछ देर बाद एक बार फिर पुलिस स्टेशन में एल्बर्ट का कॉल आता है। मेग्रिट दोबारा एल्बर्ट से बात करते हैं और इस बार एल्बर्ट और भी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो मेग्रिट को बताता है कि वो लोग उसे पुलिस तक पहुंचने नहीं देना चाहते। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बता पाता, अचानक फिर से फोन कट जाता है। और अब मेग्रिट को समझ आ जाता है कि वो इंसान जरूर कोई ना कोई बड़ी मुसीबत में है। इसीलिए वो अपने एक असिस्टेंट ऑफिसर से कहता है कि वो तुरंत उस रेस्टोरेंट पर जाए और पता लगाए कि क्या वहाँ कोई ऐसा आदमी मौजूद है जिसे मदद की जरूरत हो। इसके बाद असिस्टेंट ऑफिसर उस रेस्टोरेंट तक पहुँचता है और जब वो आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि एक रेनकोट पहने हुए मोटा आदमी इस रेस्टोरेंट में कुछ देर पहले आया था, जो बेहद घबराया हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो। और असिस्टेंट ऑफिसर ये सारी बात मेग्रिट को फोन कॉल पर बता देता है और ये जानकर मेग्रिट को इस बात पर और ज्यादा शक होने लगता है। लेकिन इसी दौरान हमें एक और जरूरी बात पता चलती है। हमें वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर की झलक दिखाई जाती है, जिसमें खबर छपी होती है कि गोर्डविल शहर के आसपास रहने वाले कुछ अमीर किसानों पर लगातार बेहद खतरनाक हमले हो रहे हैं। इन सभी वारदातों में एक ही तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है। पहले इन अमीर किसानों के घरों में चोरी की जाती थी और फिर पूरे परिवार को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता था। और इसी वारदात की झलक हम कहानी की शुरुआत में भी देख चुके हैं। इसके बाद मेग्रिट और उसके असिस्टेंट्स एक जगह बैठकर गोर्डविल फार्मर्स के केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी एक असिस्टेंट बताता है कि पेरिस से गोर्डविल आने वाली लोकल ट्रेन रास्ते में कई छोटे बड़े स्टेशंस पर रुकती है, लेकिन उन स्टेशंस में से एक जगह पर लोगों ने एक अजीब से आदमी को देखा था, जो आधी रात के वक्त गोर्डविल जैसी सुनसान जगह पर उतरा था। यह सुनकर मेग्रिट जवाब देता है कि फार्मर्स का मर्डर आधी रात के बाद हुआ था, इसीलिए हो सकता है कि ट्रेन से उतरने वाला वही अजीब इंसान इस मर्डर में शामिल हो। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक ब्लू कार से कुछ लोग एक डेड बॉडी को सड़क के चौराहे पर फेंककर वहां से फरार हो जाते हैं। वहां मौजूद कुछ लोकल लोग तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को देते हैं और कुछ ही देर बाद मेग्रिट अपने असिस्टेंट्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं। और जब पुलिस वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है तो उन्हें पता चलता है कि जिस कार से डेड बॉडी लाई गई थी
वह ब्लू कलर की कार थी। और जब मैग्रेट और उसके असिस्टेंट्स बॉडी को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस आदमी को बुरी तरह पीटा गया था, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके पास न कोई आईडी था न कोई वॉलेट जिससे उसकी पहचान की जा सके। अब ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की थी और पूरी वारदात को इस तरह अंजाम दिया गया था ताकि पुलिस को यह किसी अंडरवर्ल्ड गैंग का काम लगे और पुलिस उसकी बॉडी को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देती है। और अगले दिन डॉक्टर्स मैग्रेट को बताते हैं कि उस आदमी की मौत पिछली रात लगभग 8 से 10 बजे के बीच हुई थी और उसके दिल पर चाकू से वार किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। लेकिन उसे मारने के बाद उसके शरीर और चेहरे को बुरी तरह पीटा गया था ताकि पूरी वारदात किसी गैंग वॉर जैसी लगे। फॉरेंसिक टीम मैग्रेट को यह भी बताती है कि उस आदमी ने मरने से पहले कुछ खाना भी खाया था। यह सुनते ही मैग्रेट का शक और गहरा हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि यह कोई गैंग वॉर नहीं है बल्कि बहुत सोच समझकर रची गई साजिश है। और इसके बाद मैग्रेट अपनी पूरी टीम को इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगा देता है और सबसे पहले वह उस ब्लू कार को ढूंढने का आदेश देता है जिसमें उस डेड बॉडी को लाया गया था। और इसके बाद मैग्रेट खुद भी डेड बॉडी के कपड़ों और उसके पास मौजूद हर छोटी बड़ी चीज को बारीकी से जांचना शुरू करता है। और इसी दौरान वह देखता है कि रेनकोट पर बने चाकू के छेद और उसके अंदर पहनी हुई शर्ट के छेद आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं। इसका मतलब यह था कि उस आदमी को घर के अंदर मारा गया है जब उसने रेनकोट नहीं पहना था। और इसके बाद हत्यारों ने उसे कोट पहनाया और फिर कोट में अलग से चाकू के छेद किए ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि उसकी हत्या बाहर सड़क पर की गई है, यानी किसी ने जानबूझकर मर्डर सीन को बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। और इसके बाद मैग्रेट अपने असिस्टेंट्स को उस अजीब फोन कॉल के बारे में बताता है जो उसे बार बार मिल रहे थे। वो बताता है कि उस इंसान ने फोन पर कहा था कि कुछ लोग उसका 2:20 से पीछा कर रहे हैं। तब उसका एक असिस्टेंट उससे कहता है कि 2:20 ये किसी हॉर्स रेस का टाइम हो सकता है या फिर शायद किसी ट्रेन के आने जाने का समय हो। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ऑफिसर्स उस डेड बॉडी की फोटो को लेकर अलग अलग रेस ट्रैक्स और ट्रेन स्टेशन पर वेरीफाई करना शुरू कर देते हैं। और आखिरकार रेस ट्रैक पर मौजूद कुछ लोग उस आदमी को पहचान लेते हैं और बताते हैं कि वह रेस ट्रैक पर अक्सर आया करता था और इन हॉर्स रेसेस पर वो सट्टा लगाया करता था। इसके बाद मैग्रेट खुद रेस ट्रैक के बड़े से हॉल की जांच करना शुरू करता है। वह लोगों की भीड़ के बीच में घूमकर चारों ओर बारीकी से अपनी नजर दौड़ाता है और तभी वो एक बात नोटिस करता है कि कई लोग अपने फालतू या बेकार कागजों को वहां गिराकर आगे बढ़ रहे हैं। मैग्रेट्स इन छोटी छोटी चीजों को इतने ध्यान से इसीलिए ऑब्जर्व कर रहा होता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि ये केस जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा पेचीदा है। लेकिन उसी वक्त एक और मुसीबत आन पड़ती है। मैग्रेट के सीनियर पुलिस ऑफिसर उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे साफ साफ कहते हैं कि जिस इंसान की हत्या की गई है वो किसी क्रिमिनल गैंग का हिस्सा था और किन्हीं 2 क्रिमिनल गैंग के बीच हुई लड़ाई की वजह से ये मारा गया। इसीलिए वो इस केस पर ज्यादा समय और पैसा खर्च नहीं करना चाहते। और इन दिनों गॉर्डरविल के फार्मर्स की हत्याओं ने पूरे इलाके में आतंक फैला रखा है और जनता की तरफ से पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। इसीलिए सीनियर पुलिस ऑफिसर मैग्रेट को ऑर्डर देते हैं कि वह इंस्पेक्टर कोलंबानी की मदद करे जो गॉर्डरविल के फार्मर्स के केस को सॉल्व कर रहे हैं। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर कोलंबानी भी उस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। लेकिन मैग्रेट उनसे साफ साफ कहता है कि गॉर्डरविल फार्मर वाले केस में वो उनकी मदद नहीं कर सकता और वो अपने 2 असिस्टेंट्स के साथ इस डेड बॉडी के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहता है। लेकिन बाकी की उसकी सारी टीम इंस्पेक्टर कोलंबानी के साथ काम करेगी। ये सुनकर इंस्पेक्टर कोलंबानी भी उसकी बात मान लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि मैग्रेट अपने घर वापस आ जाते हैं। वहाँ वो अपनी वाइफ लुइस के साथ इस पूरे केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी मैग्रेट लुइस को बताता है कि मरने से पहले उस आदमी ने एक ऐसी ड्रिंक ऑर्डर की थी जिसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत कम थी। वो कहता है कि लोग अक्सर ऐसी ड्रिंक इसीलिए पीते हैं ताकि वे लंबे समय तक होश में रह सकें और अपना काम करते रहें, जैसे कि दुकानदार हों या फिर किसी रेस्टोरेंट के मालिक हों। इसके बाद मैग्रेट एक और बात बताता है। वह कहता है कि
डेड बॉडी के शर्ट की बाजुएं ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी। यह सुनकर लुइस कहती है कि ऐसा तो आमतौर पर वही लोग करते हैं जो रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें पूरे दिन काम करते हुए अपने हाथों और बाजुओं को इसी तरह इस्तेमाल करने की आदत होती है। कुछ देर सोचने के बाद मैग्रेट लुइस से कहता है कि उस आदमी ने मरने से पहले मुझे 3 बार कॉल किया था, लेकिन जब मैं उसकी मदद नहीं कर पाया तो शायद उस इंसान ने अपने किसी दोस्त से मदद मांगी होगी और इसके बाद शायद उसे लगा होगा कि उसका दोस्त जल्द ही उसकी मदद के लिए पहुंच जाएगा, इसीलिए वह कुछ देर के लिए निश्चिंत होकर अपने रेस्टोरेंट चला गया और वहां बैठकर उसने आराम से खाना भी खाया होगा। लेकिन इससे पहले कि उसका दोस्त वहां पहुंच पाता, गैंग मेंबर्स वहां पहुंच गए और उन्होंने उसे मार डाला। यह सुनकर लुइस कहती है कि शायद उसके दोस्त की कार खराब हो गई होगी, इसीलिए वह समय पर नहीं पहुंच पाया होगा। और अब इस डिस्कशन के चलते मैग्रेट उस डेड बॉडी के बारे में काफी कुछ जान चुका था और इसके बाद एक बूढ़ी औरत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस ऑफिसर्स को उसी ब्लू कार के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। वो बताती है कि अखबार में जिस ब्लू कार के चोरी होने की खबर छपी थी वह असल में उस बूढ़ी औरत की कार है। उसकी कार कुछ ही दिनों पहले चोरी हो गई थी और वो बूढ़ी औरत एक रेस्टोरेंट के ठीक बगल में रहती है जो कि एक कपल द्वारा चलाया जाता है और मर्डर वाली रात उसने वही ब्लू कार उस रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग लॉट में देखी थी और यह करीब रात के 9 बजे का समय था और उस दौरान उसने एक आदमी को उस कार से निकलकर सीधे उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए भी देखा था। ये जानकारी मिलने के बाद अगले दिन मैग्रेट अपने 2 असिस्टेंट्स के साथ उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। उन्हें पता चलता है कि ये रेस्टोरेंट एल्बर्ट रोशेन और उसकी वाइफ नीना मिलकर चलाया करते थे। वे पूरे रेस्टोरेंट की बारीकी से तलाशी लेना शुरू करते हैं और जांच के दौरान उन्हें फर्श पर खून के निशान मिलते हैं, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि जरूर यहाँ किसी न किसी का मर्डर हुआ है। इसके अलावा उन्हें एक इस्तेमाल की हुई प्लेट भी मिलती है जिसमें किसी ने खाना खाया होता है। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में डेड बॉडी के पेट से जो खाना मिला था वही खाना इस प्लेट में भी मौजूद था और अब मैग्रेट सब कुछ समझ जाता है कि उन्हें जिस आदमी की डेड बॉडी मिली थी उसने इसी रेस्टोरेंट में खाना खाया था और हो न हो वो जरूर इसी रेस्टोरेंट का मालिक एल्बर्ट रोशेन है और उसकी हत्या भी इसी रेस्टोरेंट में की गई है। लेकिन जब मैग्रेट और उसके असिस्टेंट्स अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तभी हम बाहर एक अजीब इंसान को देखते हैं। वो काफी देर तक रेस्टोरेंट के अंदर चल रही हलचल को दूर से देखता रहता है और फिर अचानक वो वहाँ से निकलकर एक पुरानी बिल्डिंग के पास पहुँचता है। बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर वह अपने कुछ लोगों से मिलता है। ये सभी क्रिमिनल्स होते हैं और उसी के लिए काम करते हैं और ये आदमी इन क्रिमिनल्स का बॉस है और इसका नाम जॉन है। जॉन अपने आदमियों से गुस्से में पूछता है कि उन्होंने कहा था कि उन लोगों ने उस रेस्टोरेंट के मालिक को मार दिया था, लेकिन वो रेस्टोरेंट अब भी चालू है और अब जॉन को ये लगता है कि उसके आदमियों ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसीलिए वो उन्हें बुरी तरह पीटता है और धमकाता भी है। इसके बाद जॉन उन्हें साफ साफ ऑर्डर देता है कि जो भी उस रेस्टोरेंट को चला रहा है उसे मार डालो और वो टिकट मेरे पास वापस ले आओ। अब यहाँ जिस टिकट का जिक्र किया गया है उसके बारे में हमें आगे जाकर कहानी में पता चलेगा। और दूसरी तरफ हम मैग्रेट को देखते हैं जो अपनी वाइफ लुइस से कॉल पर बात कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि ये रेस्टोरेंट काफी अच्छा है, यहाँ फिलहाल ज्यादा काम भी नहीं है, इसीलिए वो दोनों कुछ दिनों के लिए मिलकर इस रेस्टोरेंट को चला सकते हैं। लेकिन इसके पीछे मैग्रेट का एक और मकसद था। मैग्रेट जानता था कि रेस्टोरेंट को फिर से खुला देखकर किलर को जरूर शक होगा कि शायद रेस्टोरेंट का मालिक अब भी जिंदा है और वो उसे फिर से मारने जरूर आएगा और इसी तरह वे लोग किलर तक पहुंच सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि अगले दिन मैग्रेट और लुइस खुद रेस्टोरेंट के स्टाफ की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि मैग्रेट के दोनों असिस्टेंट्स भी वहीं मौजूद होते हैं और आम कस्टमर्स की तरह बैठकर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। और इसी दौरान मैग्रेट न्यूज़पेपर में एक और खबर छपवाता है जिसमें लिखा होता है कि अगर कोई भी एल्बर्ट रोशन का दोस्त है जिसके पास वही ब्लू कार है तो उस इंसान की भी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए वो तुरंत मैग्रेट को उसके घर पर आकर मिले। और मैग्रेट वादा करता है कि इस दौरान उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाएगा। मैग्रेट का मकसद साफ था, वो जानना चाहता था कि आखिर एल्बर्ट ने मरने से पहले किस आदमी को कॉल किया था और शायद वो इंसान इनकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ मदद कर सके। लेकिन इसी दौरान रेस्टोरेंट के बाहर एक और आदमी दिखाई देता है। वह जॉन की ही गैंग में काम करने वाला एक क्रिमिनल है। वो अपने हाथ में चाकू लेकर घबराई हुई हालत में रेस्टोरेंट के ओनर को मारने आया होता है। हालांकि मैग्रेट और उसके असिस्टेंट्स को तुरंत शक हो जाता है कि यह आदमी कोई सामान्य कस्टमर नहीं है और वह गैंग मेंबर भी रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल देखकर समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वह कोई जल्दबाजी नहीं करता और सिर्फ एक ड्रिंक लेकर वहाँ से निकल जाता
है, लेकिन मेग्रेट और उसके असिस्टेंट्स भी उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देते। वे सभी लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। उसका पीछा करते करते वे उसी पुरानी बिल्डिंग तक पहुंचते हैं जहां जॉन अपने क्रिमिनल गैंग से मिला करता था। लेकिन जैसे ही वह आदमी बिल्डिंग के अंदर जाने वाला होता है, तभी अचानक पीछे से जॉन उस पर गोली चला देता है, क्योंकि जॉन को डर था कि वह आदमी पुलिस के हाथ लग गया तो सब कुछ बता देगा और वे सभी लोग पकड़े जाएंगे। इसके बाद जब मेग्रेट और उसके असिस्टेंट्स वहां पहुंचते हैं, तब तक वह आदमी मर चुका होता है। लेकिन अब मेग्रेट को ये यकीन हो चुका था कि एल्बर्ट की हत्या के पीछे कोई साधारण गैंग फाइट नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक साजिश है। और इसके बाद पुलिस उस आदमी की पहचान कर लेती है जो रेस्टोरेंट में हमला करने आया था। उसका नाम विक्टर था। अब पुलिस उस पुरानी बिल्डिंग पर छापा मारती है जहां जॉन और उसके क्रिमिनल रहा करते थे, ताकि उन्हें वहां से कोई सबूत मिल सके। पुलिस उस पूरी बिल्डिंग और आसपास के इलाके को अच्छी तरह खंगालती है, लेकिन इसी दौरान एक गैंग मेंबर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और पुलिस को वहां एक प्रेग्नेंट औरत के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। वो औरत काफी दर्द में होती है, इसीलिए पुलिस उसे तुरंत एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल भेज देती है। और इसके बाद मेग्रेट और उसकी टीम उस बिल्डिंग के ऑनर से पूछताछ करते हैं, लेकिन वह आदमी उस गैंग के डर से कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। उसे डर था कि अगर उसने पुलिस को कुछ बताया तो गैंग के लोग उसे भी मार डालेंगे। लेकिन जब मेग्रेट उससे सख्ती से पूछताछ करता है तो आखिरकार वह उन्हें सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि जो प्रेग्नेंट औरत आपको मिली थी उसका नाम मारिया है। इस बिल्डिंग में विक्टर, मारिया और पीटर तीनों साथ रहते थे, लेकिन पीटर अब वहाँ से फरार हो चुका है। मेग्रेट उससे पूछता है कि क्या पीटर ने ही विक्टर को मारा था। वो आदमी कहता है कि नहीं, पीटर ने विक्टर को नहीं मारा, बल्कि विक्टर को जॉन ने मारा है, जो उनका बॉस है। वो बताता है कि जॉन बेहद गुस्सैल आदमी है। वह अक्सर वहाँ आया करता था और उन लोगों को रात होने पर अपने साथ लेकर जाता था। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि जॉन और उसके लोग जब पूरी रात बाहर रहकर वापस लौटते थे तो उनके पास बहुत सारा पैसा, जेवर और दूसरी कीमती चीजें होती थी और उनके कपड़ों पर खून लगा होता था। यह बताते बताते उस आदमी की आवाज कांपने लगती है, जैसे वो जानता था कि अगर उसने सच बोल दिया तो उसकी मौत तय है। मेग्रेट अब उससे एक और जरूरी सवाल करता है। वह पूछता है कि आखिर कौन कौन सी तारीखों पर जॉन और उसके साथी बिल्डिंग से बाहर जाते थे। बिल्डिंग ओनर मेग्रेट को 3 डेट्स बताता है, जो कि 12 अगस्त, 21 सितंबर और 8 अक्टूबर की होती हैं। इन डेट्स को सुनते ही मेग्रेट समझ जाता है कि ये बिल्कुल वही डेट्स थी जब गोडरविल के आसपास रहने वाले अमीर किसानों के घरों पर हमले हुए थे। और अब मेग्रेट को समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि असल में ये वही लोग हैं जो गोडरविल के फार्मर्स की हत्याओं के पीछे हैं। और अब यह भी साफ हो चुका था कि एल्बर्ट रोशेन की हत्या भी इसी गैंग ने की थी। अब मेग्रेट तुरंत इंस्पेक्टर कोलंबानी के साथ इस नई जानकारी पर चर्चा करता है। कोलंबानी कहता है कि इस गैंग को देखकर हमेशा ऐसा लगता था जैसे ये लोग इसी इलाके के रहने वाले हों। उन्हें आसपास के इलाकों, वहां से जाने वाले रास्तों और खेतों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। लेकिन मेग्रेट उसकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं होता। वह कहता है कि इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि वे लोग लोकल ही हों। गर्मियों के मौसम में बाहर के कई लोग काम की तलाश में इस इलाके में आते हैं। वे लोग खेतों पर मजदूरी करते हैं और किसानों के साथ काम करते हैं। इसीलिए हो सकता है कि ये लोग भी ऐसे ही वर्कर्स हों। अगर वे कई महीनों तक किसानों के साथ काम करते रहे होंगे तो उन्हें इस पूरे इलाके की अच्छी जानकारी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हम पीटर को देखते हैं, जो अब तक पुलिस से बचकर भागा हुआ था। वह वापस जॉन के पास पहुंचता है और जॉन को बताता है कि मारिया को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। यह सुनते ही जॉन पीटर को समझाता है कि मारिया उनके बारे में बहुत कुछ जानती है, वह उनके साथ काम कर चुकी है और इसीलिए अगर वह पुलिस के सामने मुंह खोल देगी तो दोनों बुरी तरह फंस जाएंगे। और इसके बाद जॉन पीटर से कहता है कि अगर वह अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे मारिया को रास्ते से हटाना होगा। और उसी वक्त जॉन पीटर को एक गन देता है। कुछ देर पीटर हिचकिचाता है, लेकिन अपनी जान बचाने के डर से आखिरकार वह जॉन की बात मान लेता है और गन लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस उस छोटी बच्ची को पुलिस स्टेशन बुलाती है, जो शुरुआत में उस फार्म हाउस में जिंदा बच गई थी। पुलिस उसे मारिया की फोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या उसने इस औरत को उस रात अपने घर में देखा था। बच्ची फोटो देखते ही उसे पहचान लेती है। वह बताती है कि यह वही औरत थी जिसने रात में हमारे घर पर हमला किया और उसकी माँ को मार डाला। अब पुलिस के पास ये सबूत आ चुका था कि मारिया उसी गैंग का हिस्सा थी जिन्होंने गोडरविल में फार्मर्स की हत्याएं की थी। और इसी के बाद हम देखते हैं कि पुलिस मारिया को हॉस्पिटल से निकालकर लोकल प्रिजन में शिफ्ट करने का फैसला करती है, क्योंकि उसका जुर्म साबित हो चुका है। लेकिन जैसे ही पुलिस उसे वहां से लेकर जा रही होती है, तभी पीछे से अचानक पीटर,
मारिया पर गोली चला देता है, लेकिन किस्मत से मारिया बच जाती है। और इसी बीच मैग्रेट का असिस्टेंट तुरंत पीटर पर लगातार कई गोलियां चलाता है, जिससे कुछ ही पलों में पीटर वहीं मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्बर्ट का एक दोस्त मैग्रेट के घर पर आया होता है। वो मैग्रेट से कहता है कि तुमने जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में एल्बर्ट के बारे में डाला था, उसे देखकर वो यहाँ आया है। वह बताता है कि उसने मैग्रेट के बारे में काफी कुछ सुना है और उसे भरोसा है कि मैग्रेट सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, इसीलिए वो एल्बर्ट के बारे में सारी बातें उसे बताना शुरू करता है। वो कहता है कि एल्बर्ट अच्छा इंसान था और उससे भी बढ़कर वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन एल्बर्ट को गॉर्डरविल में रहने वाले किसानों की हत्याओं के पीछे मौजूद गैंग के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिल गई थी जिसकी वजह से उस गैंग के लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए थे। इसी डर की वजह से एल्बर्ट ने अपने दोस्तों को कॉल किया था और उनसे मदद मांगी थी। उसका दोस्त बताता है कि वे दो लोग उसकी मदद करने के लिए तुरंत निकल पड़े थे, लेकिन उनमें से एक दोस्त के पास गैराज था, वहीं से उन्होंने वो ब्लू कार उठाई थी। असल में वह ब्लू कार उसी बूढ़ी औरत की थी जिसने अपनी कार रिपेयर करने के लिए गैराज में छोड़ी थी, लेकिन एल्बर्ट तक पहुंचने से पहले उनकी कार रास्ते में ही खराब हो गई। काफी कोशिशों के बाद जब वे कार ठीक करके लगभग 9 बजे के आसपास रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे थे और उन्हें वहां एल्बर्ट की डेड बॉडी मिली थी। दरअसल गैंग के कुछ लोगों ने उनके पहुंचने से पहले ही एल्बर्ट को मार दिया था। एल्बर्ट का दोस्त कहता है कि उन्हें एल्बर्ट की हत्या का बहुत दुख था, लेकिन इसी के साथ साथ वे ये भी समझ चुके थे कि उन्हें फंसाया गया है, क्योंकि उन दोनों को उस बूढ़ी औरत ने अंदर जाते हुए देखा था और उसकी गवाही के जरिए उन्हें एल्बर्ट की हत्या के जुर्म में जेल भेजा जा सकता था। और क्योंकि वो अभी अभी 8 साल की जेल काटकर बाहर आया है, इसीलिए वो कहता है कि मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता था। इसी वजह से हम दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि वो एल्बर्ट की डेड बॉडी को इस तरह तैयार करेंगे कि जैसे ये पूरी वारदात किसी अंडरवर्ल्ड गैंग फाइट जैसी दिखाई दे। जिसके बाद उन्होंने उसकी बॉडी को बुरी तरह पीटकर सड़क के किनारे फेंक दिया। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि पुलिस को ये लगे कि एल्बर्ट कोई क्रिमिनल गैंग का मेंबर था और किन्हीं दो क्रिमिनल गैंग के बीच हुई लड़ाई के दौरान वो मारा गया। और किसी क्रिमिनल की मौत को पुलिस ज्यादा इन्वेस्टिगेट भी नहीं करती, लेकिन अब मैग्रेट सारा सच जान चुका था और गॉर्डरविल में हुई उन अमीर किसानों के हत्याकांड के पीछे जॉन की ही गैंग का हाथ है। और इसी के बाद एल्बर्ट का दोस्त मैग्रेट को एक एनवलप देता है। वो एनवलप एल्बर्ट ने मरने से पहले उसे भेजा था। मैग्रेट जैसे ही वो एनवलप खोलता है, उसके अंदर से उसे एक ट्रेन टिकट मिलती है। यह कोई आम टिकट नहीं थी, ये पेरिस से गॉर्डरविल जाने वाली ट्रेन की टिकट थी। और अब मैग्रेट को समझ आ जाता है कि आखिर जॉन और उसकी पूरी गैंग एक छोटी सी टिकट को हासिल करने के लिए इतनी बेताब क्यों थी, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेन टिकट नहीं थी, बल्कि ये पूरी गैंग को बेनकाब करने वाला सबसे बड़ा सबूत था। इधर हम जॉन को देखते हैं जो कि उस पुरानी बिल्डिंग में पहुंचता है और वहां छुपाया गया अपना सारा कीमती सामान लेकर निकल जाता है। उसे समझ आ चुका था कि अब ज्यादा देर तक वहां रुकना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वह अपना सामान और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर शहर छोड़ने की तैयारी करने लगता है। लेकिन जॉन एक आखिरी बार उसी हॉर्स रेस ट्रैक पर जाता है ताकि वो उस सामान को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सके, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पुलिस अब उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। इसी के बाद मैग्रेट और कोलंबानी उस बिल्डिंग के ओनर को भी अपने साथ ले लेते हैं ताकि वह जॉन को पहचानने में उनकी मदद कर सके। जिसके बाद पूरी पुलिस टीम उसी रेस ट्रैक पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी बिल्डिंग के ओनर की नजर जॉन पर पड़ती है और वो तुरंत जॉन को पहचान लेता है। जिसके बाद पुलिस जॉन की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर देती है। रेस के दौरान जॉन चुपचाप अपनी चोरी की हुई लग्जरी आइटम्स को एक आदमी को बेच रहा होता है, लेकिन उसी दौरान पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर कर पकड़ लेती है और जॉन को जेल में डाल दिया जाता है। और इसके बाद मैग्रेट जॉन की गर्लफ्रेंड से मिलता है। वह उसे पूरी सच्चाई बताता है कि जॉन कोई मामूली क्रिमिनल नहीं था, वह लुटेरों की गैंग का लीडर था। और जब कुछ वर्कर्स से जॉन को पता चला कि गॉर्डरविल में जिन किसानों के खेतों पर वे सभी काम करते हैं वो कितने अमीर हैं, तब जॉन ने उन लोगों को बहला फुसलाकर उन्हें पैसों का लालच देकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जॉन ने उन 3 वर्कर्स की गैंग बनाई, जिसके बाद वही गैंग रात के अंधेरे में उन अमीर किसानों पर हमला करती। ये लोग उनकी दौलत लूटकर उन सभी को मार डालते थे और एल्बर्ट रोशेन भी इसी वजह से मारा गया था, क्योंकि एल्बर्ट जॉन की असलियत जान चुका था। इसी के बाद हम देखते हैं कि मैग्रेट जॉन से मिलने जाता है और मुलाकात के दौरान मैग्रेट जॉन से कहता है कि गॉर्डरविल फार्मर्स के मर्डर्स के बाद न्यूज़पेपर में एक रहस्यमय आदमी की ट्रेन जर्नी की खबरें छपी थी। एक अनजान आदमी जो पेरिस से गॉर्डरविल तक आता है और वह भी आधी रात के आसपास। उसी दौरान एल्बर्ट अक्सर हॉर्स रेसेस में जाया करता था और वहाँ सट्टा लगाता था। जॉन भी हॉर्स रेसेस में सट्टा लगाया करता था और एक दिन रेस ट्रैक पर दोनों एक ही जगह मौजूद थे।
तभी जॉन की जेब से गलती से वही ट्रेन टिकट नीचे गिर गई और जब एल्बर्ट की नजर उस टिकट पर पड़ी और उसने उस टिकट को ध्यान से देखा तो उसे जॉन की असलियत जानने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसे तुरंत याद आ गया कि न्यूज़पेपर में जिस रहस्यमय आदमी की खबरें छपी थी जो पेरिस से गोडविल आया था। तभी एल्बर्ट समझ गया कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जॉन है। वो उसी क्रिमिनल गैंग से जुड़ा हुआ है जो गोडविल के फार्मर्स को लूटकर उनकी हत्या कर रहा था। जॉन खुद मैग्रेट को बताता है कि उसने एल्बर्ट को टिकट उठाते हुए देखा था और जॉन समझ गया था कि एल्बर्ट अब उसका राज जान चुका है। इसलिए जॉन ने तुरंत अपने आदमियों को एल्बर्ट के पीछे लगा दिया। फिर मैग्रेट कहता है कि कम से कम एल्बर्ट की मौत जाया तो नहीं गई। उसने मरते मरते तुम जैसे दरिंदे को सलाखों के पीछे भेजने में हमारी मदद की। इसके बाद मैग्रेट और लुइस एल्बर्ट की वाइफ नीना से मिलने उसी के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां मैग्रेट उसे सारी सच्चाई बताता है कि एल्बर्ट एक बहुत अच्छा इंसान था। उसने अपनी जान देकर उस गैंग को पकड़वाने में पुलिस की काफी मदद की। लेकिन मैग्रेट को अब भी एक बात समझ नहीं आ रही थी। वो कहता है कि एल्बर्ट ने मुझसे फोन पर कहा था कि हम दोनों मिल चुके हैं। तब नीना उसे बताती है कि आज से 10 साल पहले वो एक होटल में वेट्रेस की जगह काम करती थी और वहाँ इंस्पेक्टर मैग्रेट कुछ दिनों के लिए रुके थे। तभी वो उनसे मिली थी, जिसके बाद नीना उनसे कहती है कि वो रेस्टोरेंट को बंद नहीं करेगी, वो इसे आगे भी चालू रखेगी क्योंकि एल्बर्ट की भी यही इच्छा थी। इसी के साथ साथ ये पूरी खतरनाक मर्डर मिस्ट्री यहीं खत्म हो जाती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये मर्डर मिस्ट्री कैसी लगी और ऐसे ही सस्पेंस मर्डर मिस्ट्रीज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।